प्रिय बच्चों, वास्तव में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, खासकर मैथमेटिक्स में, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो BMAIC का संदेश मैथ्स बाय सरजीत आर्या सर इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय बच्चों, एक बार बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। एक बार पुनः क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर नए सवालों के साथ पुनः आपके सामने हैं। आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, आज हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो टर्न किए हैं उन टर्न्स में, उन वीडियोज में प्रतिस्थापन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, एलिमिनेशन मेथड जिसको विलोपन विधि भी कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीन विधियों को हम लोगों ने देखा है। अब कुछ इस तरह के सवाल होंगे जो डायरेक्टली हम लोग जानते हैं कि जो सवाल होते हैं एक्चुअल में दो चर वाले रैखिक समीकरण जो होते हैं वो कुछ ax + by + c = 0 कुछ इस रूप में होते हैं। जब दो युग्म की बात करते हैं तो a1 b1 ये c1 होगा, और दूसरा होता है a2x + b2y + c2 = 0, इस रूप में होता है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, ये जो सवाल हमारे सामने लिखा है, पहला समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, और इस समीकरण में आप देखिए इस तरह का ये रूप नहीं है, यानी कि सीधे सीधे अगर हम देखें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में ये नहीं लिखा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन समीकरणों को चेंज करेंगे, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इस रूप में हम इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे वो हम आपको तरीका बताएंगे। आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों समीकरण में 5 में यहाँ पर x + 1 है और यहाँ 10/x + 1, मतलब x + 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है x + 1, और ठीक इसी तरह से यहाँ y - 1 है और यहाँ आप देख सकते हैं y - 1 है। तो ये सिमिलरिटी है, कहने का मतलब ये समानता है दोनों समीकरणों में, और यही हमारा हेल्प करेगा इसको रैखिक समीकरण युग्म बनाने में। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ जब इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल में आप दिल्ली बोर्ड एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो इस तरह का सवाल, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप समझिए, पूरा वीडियो आप देखें, अंत तक देखें, ताकि इस सवाल को बहुत अच्छे से आप समझ पाएँ। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया तो निश्चित मानिए कि इस सवाल का जो अधूरापन है वो, कहने के बोर्ड एग्जाम में यदि सवाल ये पूछा जाता है तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखिए, जहाँ x ≠ -1, y ≠ 1, यानी कि x का मान -1 नहीं होना चाहिए, y का मान 1 नहीं होना चाहिए, ये सवाल में लिखा होता है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका यूज क्या है। एक्चुअल में इसका यूज यहाँ पर सवाल में नहीं है। ये इसलिए लिखा है कि x + 1 है, अगर x का मान यहाँ पर सोचिए -1 हो जाएगा तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और इस तरह से 5/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट यानी कि अनंत हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में ये सवाल हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो x की वैल्यू अगर -1 आता है तो वो आंसर मान्य नहीं होगा। y की वैल्यू आप देखिए, y ≠ 1 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि y का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 होगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 2/0 यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा, और इनफाइनाइट जैसे ही होगा वैसे ये सवाल नॉट डिफाइंड की कंडीशन में चला जाएगा। इसलिए आइए अब हम इन सवालों को करते हैं। ऐसे सवाल में बिल्कुल बहुत आसानी से सवालों को हम कर सकते हैं। आप देखिए, जो सिमिलरिटी हमने यहाँ पे देखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 5 × 1/x + 1 -2 × 1/y - 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इन समीकरणों में हम क्या करेंगे, माना आपको देखना होगा, ये तो मैंने सवाल लिया है, इस तरह के दूसरे अगर सवाल होंगे तो उनमें क्या सिमिलरिटी है ये आपको देखना है, और उसी को हम मानेंगे। तो माना जैसे यहाँ 1/x + 1 है, तो 1/x + 1 को आप मान लीजिए p। इसी तरह से यहाँ पर 1/y - 1 है, तो 1/y - 1 को मान लीजिए q। ये मान लेंगे, और इसके बाद आप देखिएगा जब हम इसके बाद लिखेंगे तो ये बहुत ही
आसान सवाल आपको लगेगा। तो इसको चलिए हम करते हैं और ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं 5, जब हम इसको मान लिए हैं तो ये 5 1/x+1 को हमने p माना है तो 5p हो जाएगा, माइनस का ये 2 1/y-1 को हमने q माना है, यानी कि ये हो जाएगा 2q और इज इक्वल टू क्या है 1/2। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। दूसरा आप देखिए यहाँ पे 10, ये जाएगा 10p माइनस प्लस है तो प्लस लिख दिया हमने, तो ये हो गया 2 1/y-1 को हमने q माना है तो 2q इज इक्वल टू है 5/2 और ये समीकरण नंबर 2 होगा। तो ये मुझे लगता है बहुत आसान आपके लिए होगा। कई सवालों में जैसे 1/x सिमिलर होगा 1/y, ये सिमिलर होगा, तो इनको आप p और q मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, इनको आप p और q मान लेंगे, जो सिमिलरिटी होगी उसी को आप मानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद 3 मेथड आपके पास हैं इस तरह के। जब रैखिक समीकरण युग्म होता है तो 3 मेथड आपके सामने आपके पास हैं जो हमने आपको पढ़ाया है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरा जो हमने पढ़ाया आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3 में से कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से। तो हमने आपको बताया था एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा बच्चे यूज करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी को हम भी यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। आप देखिए इस समीकरण में हमें ध्यान से देखना है, यहाँ माइनस का 2q है प्लस का 2q है, यानी कि ये सेम वैल्यू है और प्लस माइनस भी है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ में किसी समीकरण में कुछ गुणा करके वेरिएबल को जो कोएफिशिएंट है उनको इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पहले से इक्वल है, इसलिए हम डायरेक्टली इनको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व क्या करेंगे, आप देखिए एक माइनस का साइन है एक प्लस का साइन है, तो ऐसे सिचुएशन में आप जानते हैं एक प्लस और एक माइनस होता है, तो जोड़ने पर, यानी कि यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे जोड़ने पर। तो आइए जोड़ते हैं, जोड़ने पर क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस सेम वैल्यू है, 10p और 5p जोड़ेंगे तो 15p और इज इक्वल टू आप देख सकते हैं यहाँ 1/2 प्लस 5/2 है, तो 2 एलसीएम मिल जाएगा, 5 और 1 6 होता है, अपान 2 हो जाएगा, 2 3 6 होता है, देखिए 3 आ चुका है। तो इस तरह से आपने देखा है ये 15p इज इक्वल टू 3 है, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/15 हो जाएगा और इसको कैंसिल कर लीजिए, 3×5 15, यानी कि p इज इक्वल टू 1/5। तो p की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें q का मान लाना है, तो q का मान कैसे लाएंगे, समीकरण 1 या 2 में हम p का मान पुट करेंगे। तो आइए हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, लिख लेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर बहुत आसानी से सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला समीकरण आप देखिए यहाँ पर है 5p, p का मान हम ला चुके हैं 1/5 और ये माइनस का 2q की जगह q को वैल्यू लाएंगे हम, तो 2q लिख लेते हैं, इक्वल टू ये 1/2 है, 1/2 है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 - 2q इज इक्वल टू 1/2। माइनस की वैल्यू हम इसको ले चलते हैं उस साइड में, यानी कि हो जाएगा 2q प्लस का हो जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगा, तो 1 - 1/2। आप जानते हैं 1 से अगर आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा, यानी कि 2q इज इक्वल टू 1/2 और q इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 दूना 4, 1/4। तो p और q का मान आ चुका है, लेकिन आंसर हमें लाना है x और y का, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आप देखिए जो वैल्यू हमने यहाँ पे माना था उसका हम लोग यूज करेंगे। इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, इसका यूज अब नहीं है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, मुझे लगता है p और q का मान हम ला चुके हैं, लेकिन हमें लाना है x और y का मान। तो आप देखिए बहुत आसानी से हम लोग लाएंगे यहाँ पर, आप देखिए तो 1/ax + 1 इज इक्वल टू क्या है p, और p का मान है 1/5। इसको सिंप्लीफाई करिए
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जाए 5, यानी कि 5 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो x प्लस 1 रहेगा, 1 को इधर लाएंगे तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू EX ऐसा लिख सकते हैं, और ये 1 बचेगा इज इक्वल टू EX। दिस इम्प्लाइज हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 आ चुका है, और अब आप देखिए इसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे q का मान। q का मान यहाँ पर आप देखिए क्या है, 1/y माइनस 1 इज इक्वल टू q, और q की वैल्यू है 1/4। फिर एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये जाएगा y माइनस 1 को इधर लाएंगे तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू y हो जाएगा, मीन्स ये 5 हो गया, y इज इक्वल टू 5। देखिए एक बात और है, x और y का मान तो आ चुका है, x का मान ये है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर आ चुका है। तो x और y का मान आपने निकाल लिया है। बहुत अच्छे सवाल होते हैं, x और y का मान अगर यहाँ आप पुट कर देंगे तो ये दोनों तरफ अगर सेम वैल्यू आ जाती है LHS और RHS में, तो समझ लीजिए ये हमारा आंसर सही है। वेरीफाई कर सकते हैं इन सवालों को, 4 नंबर में ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इन सवालों को बहुत अच्छे से आप अपने कमांड में लाइए। इस तरह के सवालों को, एक्सरसाइज को आप कंप्लीट रूप से करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तो इन सवालों को आप कमांड में ला सकते हैं। ये समझ लीजिए अगर इस सवाल पे कमांड आप कर लेते तो ये 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और नेक्स्ट टर्न पे हम पुनः मिलेंगे, लेकिन नए टॉपिक के साथ। संभवतः जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं इसके आगे शाब्दिक किस तरह के प्रॉब्लम्स होती हैं इन मेथड्स को लेकर, तो उन सवालों को लेकर हम पुनः मिलेंगे। वो भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 6 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम नए सवालों के साथ, नए तरीके के सवालों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।